नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा का भूगोल का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा या यूं कहें कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा का दूसरा भाग करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले भाग में हमने करीबन 30 क्वेश्चन किए थे और हमारा ध्येय है कि जितने भी इस अध्याय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, छोटे क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को कर लें और कुछ इस तरह से करें कि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते करते पूरे अध्याय के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाए। तो हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो पहला इसका सवाल है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय, ये अंतस्थलीय है, अंतस्थलीय, इसको आप ध्यान देना, अंतस्थलीय। जब हमने जल परिवहन शुरू किया था अध्याय, तब हमने किया था कि दो तरह के नौ संचालन जलमार्ग होते हैं या दो तरह के जलमार्ग होते हैं। एक तो जो हम अपने देश के अंदर ही, जब हमारे देश में जो बह रही नदियों या नहरों से जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को, व्यक्तियों को पहुंचाते हैं, उसे अंतस्थलीय जलमार्ग कहा जाता है। और दूसरा होता है जब हम पतनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थापित करते हैं या जल मार्ग से दूसरे देशों के साथ हम व्यापारिक संबंध बनाते हैं, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं। यहाँ पर अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग जो है, हमारे देश के अंदर जो जल परिवहन होता है उसकी लंबाई है 14,500 किलोमीटर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे देश में जो नदियां बह रही हैं, जो नहरें बह रही हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हैं जल परिवहन के लिए। उसकी कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। तो अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग जो हमारे देश का है, वो 14,500 किलोमीटर की उसकी लंबाई है। आगे है कांडला पतन के बारे में कुछ मुख्य बातें। इस बात को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को मैप दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि हमें मैप के बारे में जानकारी हो। मैप के माध्यम से ही हम पतन का यानी जल परिवहन का और वायु परिवहन को बड़े विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये हमारा मैप है। यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं, वो इस पोर्ट की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस पतन के बारे में बात करने जा रहे हैं, कांडला पतन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद जो हमने प्रथम पतन बनाया था, वो कांडला का बनाया था, क्योंकि देश का विभाजन हो गया था। और यहाँ पर जो एक और पतन था जो पाकिस्तान में चला गया था, उसके बाद हमने इस कांडला पतन को बनाया था। साथ में इसको बनाने का एक और कारण भी था कि मुंबई पोर्ट पर जो वजन आ रहा था व्यापार का, उसको कम करना था, इसलिए कांडला पोर्ट को बनाया गया। ये एक ज्वारीय पतन है। अब यहाँ पर ये समझ लेना भी आवश्यक हो जाता है कि ज्वार क्या होता है। जैसा आप लोगों को मालूम है, पृथ्वी के साथ साथ जो चंद्रमा है, जो सूर्य है, उसके पास भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वो भी हमारे हमारे जो अर्थ पर पानी है उसको अपनी तरफ खींचता है। जब हम देखते हैं कि जो तटीय प्रदेश है, शाम के समय में जो पानी है, मान लो दिन के समय में पानी केवल यहाँ तक आ रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, वो पानी को आगे तक खींच लेता है, यहाँ तक आ जाता है। तो ये जो पानी का आता है उतार चढ़ाव, जिसको हाई टाइड भी कहा जाता है, और दिन के समय में ये लो टाइड हो जाता है, पीछे चला जाता है पानी, और रात के समय में ये आगे आ जाता है। रात के समय में जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज़्यादा कार्य करता है, क्योंकि सूरज की और चंद्रमा की अगर हम तुलना करें तो चंद्रमा हमारे ज़्यादा नज़दीक है, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमारे जो पानी है उसको हाई टाइड में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा कार्य करता है। तो ज्वारीय पतन क्या होता है? जब पानी ऊपर आ जाता है, उस समय पतन पर यूं कहें कि जो समुद्री जहाज होते हैं उनको समुद्र में उतार दिया जाता है, क्योंकि एक निश्चित गहराई की आवश्यकता होती है जो समुद्री जहाज हैं उनको समुद्र में लाने के लिए। तो ये जो बताया मैंने आपको जवार क्या होता है। तो अब अभी हम बात कर रहे हैं कांडला पोर्ट की, कांडला पतन की। इसको हम दीनदयाल पतन भी कहते हैं। ये आपने देख लिया है। अब इसके बारे में हम लोग मुख्य बातें करने जा रहे हैं। अभी हमने जो मैप देखा, मानचित्र देखा, उसमें हमने कांडला कांडला पोर्ट के बारे में देखा। कांडला कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात
ये सबसे पहला पतन है और इसको दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ज्वारीय पतन है। इसके बनने से मुंबई पतन पर होने वाले व्यापारिक दबाव को घटाया गया। तो अब ये कोई सा भी इसमें सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला पतन कौन सा बनाया गया? कांडला पतन। कांडला पतन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दीनदयाल पतन के। कांडला पतन किस प्रकार का पतन है? यह एक ज्वारीय पतन है। और इसके बनने से किस पतन पर व्यापारिक दबाव घट गया? तो यह है मुंबई पतन। तो इस तरह से कांडला पतन के बारे में आप लोग सारी चीज़ें जान सकते हैं। उसके बाद है पूर्वी तट पर हमारे दो तट हैं। एक हमारा ये ये पूर्वी तट है और ये हमारा पश्चिमी तट है। तो पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन अधिकतम गहराई में अंतःस्थलीय पतन और जो पूर्णतया सुरक्षित भी है वो कौन सा है? तो हम यहाँ देखेंगे तो विशाखापट्टनम जो है वो हमारा पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी गहराई भी ज़्यादा है, अंतःस्थलीय है और पूर्णतया सुरक्षित है। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर मानचित्र दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मानचित्र के माध्यम से चीज़ें जब सीखी जाती हैं तो वो ज़्यादा लंबे समय तक हमारे जेहन में रहते हैं, हमारे मस्तिष्क में रहते हैं। मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये विशाखापट्टनम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं हम, जिससे आपको पता लगेगा। ये हमारा पश्चिमी तट है, ठीक है। कई बार सवाल इस तरह से आ जाता है कि जो पश्चिमी तट पर पतन है उनके नाम बताइए। और ये जो हमारा पतन है, ये जो हमारा यहाँ पर जो पतन है ये पश्चिमी तट पर है। तो ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। पूर्वी तट की जब हम बात करते हैं या पश्चिमी तट की, ये हमारा पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट पर कौन कौन से पतन हैं? पहले कांडला पतन है जो गुजरात में है। उसके बाद ये मुंबई पतन है, महाराष्ट्र में है। मरमगांव जो है ये यहाँ पर गोवा के अंदर है। न्यू मैंगलोर जो है कर्नाटका के अंदर है। और इसी तरह से कोच्चि जो है केरला के अंदर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक, दो, तीन, चार और पाँच फिर से नज़र डालेंगे कि ये कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मरमगांव गोवा में और न्यू मैंगलोर कर्नाटका में और कोच्चि केरला में। इस तरह से पांच जो हैं वो पश्चिमी तट पर हैं पतन। आगे जो है, जब हम पूर्वी तट की बात करते हैं तो ये है हल्दिया जो है कोलकाता में, पारादीप ओडिशा में, विशाखापट्टनम है तमिलनाडु में। उसके बाद ये चेन्नई बीसी में है, ठीक है। ये टूटीकोरिन ये यहाँ पर, ये सारे के सारे जो आपको पता, ये भी पांच हैं यहाँ पर। आगे सवाल यही बनते हैं कि पश्चिमी तट पर कौन कौन से हैं और पूर्वी तट पर कौन कौन से हैं। तो हम इसको आगे चल के देखते हैं। तो हमने देखा कि ये जो है पूर्वी तट पर ये सुरक्षित भी है, अधिकतम गहराई वाला भी है। इसको विशाखापट्टनम कहते हैं। अब देखिए, लौह अयस्क का 50% से भी ज़्यादा निर्यात। देखिए, निर्यात जो शब्द है इसका मतलब कोई वस्तु हम अपने देश से दूसरे देश में भेज रहे हैं। लौह अयस्क क्या होता है, जिसको आयरन ओर भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अयस्क क्या होता है, जब बहुत सारी, यहाँ पर मान लो ये एक चट्टान है और हमें पता लगा यहाँ पर लोह का अयस्क है। अयस्क का क्या मतलब हुआ, इसमें लोहे के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम उसको प्रोसेस करके उन इम्प्योरिटीज़ को हटा करके लोहे को निकाल लेते हैं, तो जो लोहा है वो लोह अयस्क में पाया जाता है। और लोह अयस्क में लोहे के अलावा भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिसको प्रक्रिया से निकाल करके उसमें से लोहे को अलग कर लिया जाता है। तो जो हमारे देश का लौह अयस्क है उसका जो 50% से भी ज़्यादा निर्यात कौन से पतन से किया जाता है? हम दूसरे देशों में हमारे लौह अयस्क को किस पतन से भेजते हैं? मरमगांव पतन से। और पतनों से भी भेजते हैं, लेकिन अकेला जो मरमगांव पतन है वहाँ से 50% से भी ज़्यादा जो लौह अयस्क है वो दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए, एक कुदेरमुख खान है। कुदेरमुख कर्नाटका के अंदर है। यहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है। तो कुदेरमुख खान कहाँ पर है? कर्नाटका में। किस चीज़ की खान है? लौह अयस्क निकाला जाता है। और जो कुदेरमुख खान से लौह अयस्क निकाला जाता है उसका निर्यात कौन से पतन से किया जाता है? देखिए, कुदेरमुख खान जो है कर्नाटका में है। और इसीलिए कर्नाटका के पास, क्योंकि हम देखते हैं
कि समीपता होनी चाहिए। अयस्क को पतनों से दूसरे देशों तक पहुंचाने में अगर समीपता होगी तो उससे जो कॉस्ट है वो कम आएगी। तो न्यू मैंगलोर पतन जो कर्नाटका में है, वहाँ से कुदेरमुख खान से, यहाँ क्योंकि कुदेरमुख खान से जो लौह अयस्क पैदा होता है सारा का सारा वो निर्यात किया जाता है दूसरे देशों में प्रक्रिया होती है और लौह अयस्क से लोहा निकाला जाता है। जो कुदेरमुख खान है जो कर्नाटका में है, लौह अयस्क की वो खान है, और कुदेरमुख से जो लौह अयस्क निकलता है उसको न्यू मैंगलोर पतन से, यानी कर्नाटका में जो पतन है वहाँ से निर्यात किया जाता है। उसके बाद है भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पतन कौन सा है, वो चेन्नई है। अब देखिए कृत्रिम पतन क्या होता है और प्राकृतिक पतन क्या होता है। तो पतन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, बंदरगाह है जो हमारा तटीय प्रदेश है, यहाँ पर 5 मैंने यहाँ बताए थे, 5 मैंने यहाँ बताए थे पतन आपको। एक तो होता है कि जो अब पानी का कुछ सिस्टम इस तरह से होता है कि पतन जो है प्राकृतिक रूप से बन जाता है, केवल वहाँ पर जो है माल को चढ़ाने और उतारने के लिए जगह बना दी जाती है। लेकिन कुछ पतन ऐसे होते हैं, मान लो यहाँ पर ज़मीन है या ये सही तरीके से नहीं है, तो कुछ सिस्टम बना करके वहाँ पर पानी लाया जाता है और उस पानी में पानी इस्तेमाल होता है जहाज़ को लाने, पतन से आगे चलाने के लिए और पतन तक लाने के लिए। तो जब प्राकृतिक रूप से होता है उसको प्राकृतिक पतन कहते हैं, और कृत्रिम पतन होता है जिसको बनाया जाता है, मानवीय प्रयास से बनाया जाता है, वो है चेन्नई का। उसके बाद है एक नदीय पतन या अंतस्थलीय पतन कौन सा है। कोलकाता में हुगली जो रिवर है, हुगली एक नदी है जो गंगा नदी की एक नदी है, छोटी नदी है, जिसको दो तरह की नदियाँ होती हैं। एक नदी जो मुख्य नदी में पानी को डालती है, ठीक है, कुछ नदियाँ होती हैं जो पानी को निकालती हैं। तो गंगा नदी से आगे जा कर के जो एक हुगली नदी है, ये कोलकाता के अंदर है, इसको अंतस्थलीय पतन भी कहा जाता है कोलकाता का। ठीक है, आगे चलते हैं। मुंबई पतन के व्यापारिक दबाव को घटाने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया जा रहा है। आप देखेंगे जो मुंबई पतन है वहाँ पर व्यापारिक दबाव ज़्यादा है, इसलिए एक और पतन का निर्माण किया जा रहा है जिसको जवाहरलाल नेहरू पतन के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। जब मैंने आपको मैप दिखाया था तो उसमें आप नीचे देखेंगे तूतीकोरिन पतन है एक, वो तमिलनाडु में है। तो ये सवाल अक्सर आ जाता है कि तूतीकोरिन पतन कौन से राज्य में है। और ये फिर से वही सवाल जो मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी तट पर प्रमुख पतन कौन से हैं और पूर्वी तट पर प्रमुख पतनों के नाम बताओ। तो जब हम पश्चिमी तट देखते हैं वहाँ पर मुंबई, कोची, मरमगांव जो मैंने आपको दिखाया था ये हो गए पश्चिमी तट के। इसी तरह से पूर्वी तट के जो हैं वो हैं कोलकाता, विशाखापट्टनम व चेन्नई। ये आप आसानी से मैं मानचित्र को देखोगे तो आपको नाम याद हो जाएंगे। उसके बाद है हमारा नेशनल वाटर जो वे है नंबर 1, नेशनल वाटर वे नंबर जो 1 है, जो इलाहाबाद से हल्दिया और गंगा के पानी को इस्तेमाल किया जाता है, वो इनलैंड वाटरवे अंतस्थलीय जो मार्ग है, जल मार्ग है, इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, हल्दिया जो कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में है, उसके बीच की जो दूरी है वो 1620 किलोमीटर की दूरी है। और इसी को नेशनल वाटरवे नंबर 1 के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद वायु परिवहन है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 1953 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद है अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नाम क्या है। यहाँ पर भी मैं आपको एक बार मानचित्र दिखाना चाहूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। ये देखिए, हम अब बात करेंगे कि अमृतसर जो पंजाब में है, वहाँ पर जो एयरपोर्ट है, हवाई पतन है, उसको राजा सांसी के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी तरह से दूसरा है दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है उसको इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कहा जाता है। इसी तरह से मुंबई में छत्रपति शिवाजी हवाई पतन है मुंबई के अंदर। फिर हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में है एक हवाई पतन, ये रहा। फिर जो है हम देखते हैं यहाँ पर ये नाम है चेन्नई में मीनाबक्कम, तमिलनाडु के अंदर मीनाबक्कम है। इसी तरह से यहाँ कोलकाता में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हवाई पतन है। तो इस तरह से मानचित्र को जब आप देखेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब हम पर आते हैं
हमने देखा अभी अभी मानचित्र के माध्यम से कि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है अमृतसर के अंदर, उसका नाम क्या है? राजा सांसी। दिल्ली में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। मुंबई में कौन सा है? छत्रपति शिवाजी हवाई पतन। इनमें से एक सवाल जरूर से जरूर आएगा आपका। इसी तरह से आप देखते हैं कि चेन्नई में कौन सा है? मीनाबक्कम है। कोलकाता में कौन सा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि किस साधन के द्वारा सूचना को बहुत से लोगों तक एक साथ पहुंचाया जाता है? जनसंचार। जिसके जो उदाहरण है, रेडियो है, दूरदर्शन है, समाचार पत्र है। संचार का आधुनिकतम साधन कौन सा है जिसके माध्यम से हम बहुत तेजी से अपनी बात को पूरे विश्व में भेज सकते हैं? वो इंटरनेट है। उसके बाद जो है, पहली श्रेणी की डाक कौन सी होती है? देखिए, इसमें श्रेणियां बांटी हुई हैं डाक व्यवस्था में। प्रथम जो श्रेणी होती है जिसमें कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी आती है और इसको वायु परिवहन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। तो सवाल आ सकता है कि ऐसी डाक की कौन सी श्रेणी है जिसको वायु परिवहन के माध्यम से पहुंचाया जाता है, या फिर कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो ये आपको मत पता होना चाहिए। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी कौन सी होती है? जिसमें रजिस्टर्ड पैकेट, किताब, अखबार, मैगजीन आती है और इसको जिस परिवहन से पहुंचाया जाता है वो धरातलीय है, चाहे वो सड़क परिवहन हो या फिर आप कह सकते हैं रेलवे परिवहन हो। तो द्वितीय श्रेणी में ये चीज़ें आ जाती हैं, द्वितीय श्रेणी की डाक में। तो प्रथम श्रेणी की डाक में ये उसका एग्जाम्पल है, जो चीज़ें भेजी जाती हैं और वायु परिवहन से। द्वितीय में ये चीज़ें भेजी जाती हैं और धरातलीय से भेजी जाती हैं। आगे चलते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा एसटीडी कॉल है, आईएसडी कॉल है। तो एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? एस से सब्सक्राइब, टी से ट्रंक और डी से डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ये सवाल भी पूछा गया था, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। तो एसटीडी की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। उसके बाद जो हमारे देश में या विदेशों में फिल्म जो बनती हैं, भारतीय विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसे होता है? वो ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हिंसा तो नहीं है, या इस फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाया जाना या चाहिए या नहीं। तो उसके लिए एक बोर्ड बनाया हुआ है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जो प्रमाणित करती है कि इस फिल्म को दिखाया जा सकता है, इसमें किसी जाति या धर्म इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तो जो भारतीय विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार है वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास होता है। आगे हम व्यापार के बारे में बात करेंगे कि व्यक्तियों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही है, व्यापार कहा जाता है। साधारण सी बात है, दो बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जब वही व्यापार दो देशों के मध्य होता है तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। और राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर, ये शब्द है इस्तेमाल किया गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। आर्थिक बैरोमीटर किसको कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। देखिए, दो शब्दों का हम व्यापार में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। एक शब्द होता है आयात और एक होता है निर्यात। पहले भी मैंने बताया है, जब किसी दूसरे देश से हमारे देश में कोई वस्तु आती है तो उसको हम आयात कहते हैं, और जब हमारे देश से वस्तु बाहर जाती है उसको हम निर्यात कहते हैं। बड़ा आसान है। तो दूसरा सवाल है यहीं इसी से संबंधित, जब हमारे देश से वस्तु दूसरे देश में जाती हैं तो उसको निर्यात कहा जाता है। बड़ा आसान है। देखिए, ये हमारा देश भारत है, ये चारों तरफ दूसरे देश हैं। तो जब हम दूसरे देशों से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो वो हो रहा है आयात। जब हम दूसरे देशों को कोई चीज़ भेज रहे हैं तो वो हो रहा है निर्यात। तो ये सवाल भी अक्सर पूछा गया है। उसके बाद, अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से ज़्यादा हो, यानी कि जो चीज़ें हम बाहर भेज रहे हैं वो तो ज़्यादा हो और जो मंगवा रहे हैं वो कम हो, तभी हमें फ़ायदा होता है। तो उसमें अनुकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि निर्यात मूल्य मान लो ज़्यादा है तो इसका मतलब जो हम हमारे देश में जो चीज़ें बना रहे हैं वो हमारी आवश्यकताओं को पूरे करने के बाद ज़्यादा है और उसको हम बाहर बेच सकते हैं। तब उसका मूल्य जब ज़्यादा होता है तो उसी को अनुकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। उसके बाद है कि जब आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से ज़्यादा होता है तो उसे असंतुलित कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमें अगर अनुकूल व्यापार संतुलन बनाना है तो हमें हमारे देश में ज़्यादा चीज़ें बना करके निर्यात करनी पड़ेंगी। दो बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएंगी। और फिर आता है पर्यटन उद्योग का। दो सवाल इससे भी मैंने लिए हैं कि भारत में कितने व्यक्ति
प्रत्यक्ष रूप से पर्यटन उद्योग में सम्मिलित हैं। पर्यटन भी एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। बाहर से बहुत सारे लोग हमारे देश में आते हैं। 150 लाख लोग सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि एकोमोडेशन आ जाता है, होटल आ जाता है, टैक्सी आ जाती है, खाने का आ जाता है, रेस्टोरेंट वगैरह आ जाते हैं, या जो हमारी चीज़ें हैं वहाँ पर, जो जैसे मान लो ताजमहल है वहाँ पर घूमने जाते हैं, वो पैसा आ जाता है। तो 150 लाख लोग जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो भारत में प्रत्येक वर्ष अनुमानतः, अनुमान का लगाते हैं अगर, अनुमान शब्द है ये, तो कितने विदेशी पर्यटक आते हैं? 26 लाख से भी अधिक। तो ये हो गया हमारा। मैं आपको बता दूं, आगे भी मैं ज्योग्राफी के बहुत सारे सवाल बनाने जा रहा हूँ। ये सभी पूरी पूरी 10वीं कक्षा के ऑब्जेक्टिव मैं बनाऊंगा। अगर आपको लग रहा है ये ठीक ठाक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं अगला कोई वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सीधे सीधे जानकारी उसकी आपको पहुँच जाए। तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।